everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about organism and population. This is 13th chapter of NCERT. तो इसमें हम इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है और जो मतलब इकोलॉजी का मीन्स होता है, इकोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो studies the interaction among organism and between the organism and its physical abiotic environment is called ecology। ठीक है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो और उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इस पूरे के जो इन दोनों के बीच का ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो हम मतलब जो भी सेल्स हैं, जो भी मैक्रो, जैसे कि देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं से मिलकर क्या बनती है? हमारी सेल्स बनती है। ठीक है, क्या बनती है? सेल्स बनती है। और जब बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू जो बहुत सारे हो जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है उससे क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जब बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उनसे आपका क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उनका वो क्या है? एक स्पीसीज है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जब बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या बना देंगे? एक पॉपुलेशन बना देंगे। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ओके, फिर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, और जब हमारा इकोसिस्टम, जैसे कि इकोसिस्टम क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हमारा हो गया पॉन्ड वाला, ठीक है, और एक इकोसिस्टम हो गया जो ग्रासलैंड का होता है। ठीक है, तो ऐसे जो पूरा इन्वायरमेंट है वहां पर हमारे पूरे अर्थ में बहुत सारे इकोसिस्टम है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोम। तो बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ बायोम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जो जो बहुत सारे बायोम होते हैं, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, जब बहुत सारे बायोम मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोलॉजी डील्स विद द 4 बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो 4 टाइप के जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम सेकंड की बात करें तो वो क्या है? पॉपुलेशन। एंड थर्ड क्या है? कम्युनिटीज। एंड फोर्थ क्या है? बायोम। ठीक है, तो हम इस फोर्थ पूरे जो भी मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के जो बीच का कनेक्शन वही हमने क्या पढ़ा? इकोलॉजी। तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल तभी कर सकता है, मतलब अगर वो अडेप्टेड है। ठीक है, तो केवल अडेप्टेड होना ही नहीं सर्वाइवल का रीजन है। उसका मीन्स मतलब आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि जो आपका जो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो उनको क्या रहना पड़ेगा? अडेप्टेड तो होना ही पड़ेगा किसी भी हैबिट के लिए। ठीक है, तो अडेप्टिव तो होना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट में, लेकिन क्या होना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होनी चाहिए, तभी क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाएंगे। वरना अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। केवल अडेप्टिव से ही सर्वाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, फिर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, सम वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इज अ प्रेसिपिटेशन। रिमेंबर, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। ठीक है, तो जैसे कि कुछ हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है? वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, अब देखिए वो वेरिएशन क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज के प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब कि जैसे कि कुछ भी आपने क्या किया, जैसे कि बहुत सारी चीजें डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको क्या किया?
अगर हम आपने फिटकरीज वगैरह कुछ डाल दिया तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाए, मतलब कि नीचे जो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो उसका नीचे बैठ जाना, उसकी उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रेसिपिटेशन के केवल दो एग्जाम्पल है, जैसे कि एक रेन हो गया और एक स्नो हो गया। ठीक है, जैसे कि रेन होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे क्लाउड होते हैं तो वहां पर मतलब एज अ केमिकल टाइप, मतलब अगर आर्टिफिशियल रेन करानी है तो क्या होगा, केमिकल को डालना पड़ेगा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम रेन जो है मतलब रेन के फॉर्म में वो नीचे आ जाएंगे, जो भी वहाँ जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि क्लाउड में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम बात करें स्नो की, तो स्नो भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, वो भी ऐसे ही मतलब नीचे आकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये पूरे प्रेसिपिटेट के केवल दो एग्जांपल है, जैसे कि रेन हो गया और स्नो हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज द डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। तो अगर हम जो अभी हम बायोम की बात करें तो उसमें अगर जो भी मतलब जो बहुत ही मेजर अमाउंट में जो बायोम है, ठीक है, जो कि बायोम का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो मोस्टली कौन कौन से हैं, डेजर्ट है, ओके, फिर रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारी रेन होती है, ठीक है, और टुंड्रा। ठीक है, तो ये थ्री टाइप ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पर आपका जो कि मेजर बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मेजर बायोम बोल सकते हैं, मतलब कि ज्यादातर अगर बायोम का एग्जांपल आप दोगे तो यही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डिजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया और टुंड्रा हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम बायोम की बात करें, मतलब बायोम जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है विद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि टेम्परेचर आप पूरे मतलब पूरे एनुअल का टेम्परेचर देखेंगे और प्रेसिपिटेशन को देखेंगे, तो क्या होगा, तभी आप बायोम को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, किसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, अगर आप बायोम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जैसे कि आपने बायोम अगर जानना चाहें कि कौन सा बायोम है, तो आप बायोम को एक मतलब दो ही एक रूल से आप जान सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया टेम्परेचर, ठीक है, कि पूरे आपका जो पूरे एनुअल में टेम्परेचर कितना रहा है, ठीक है, उसको देख के, और पूरे मतलब जैसे अभी मैंने बताया प्रेसिपिटेशन रेन हो गया और स्नो, तो इसे देखकर आप पूरे बायोम को बता सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम बायोम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को देखकर, तो आप जो जब बायोम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप पूरे 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिकल। ओके, तो ट्रॉपिकल की अगर हम बात करें, ये मतलब ये अर्थ में जो ट्रॉपिकल का जो पार्ट है उसमें क्या होगा, कंसर्निंग मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ, तो जो ट्रॉपिकल एरिया होती है वहां पर क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है अर्थ में। ठीक है, फिर देखिए अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहां पर क्या होता है, पर्टेनिंग टू लेस हॉट देन ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल तो सबसे हाई हो गया, जहां पर आपका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो हम टेम्परेट की बात करें तो वो उससे लेस होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल से लेस होता है, टेम्परेट का जो टेम्परेचर होता है तो वो लेस होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कॉनिफर्स में क्या होता है, तो कोल्ड रीजन विद हाई रेनफॉल। तो जो कॉनिफर्स एरिया होते हैं, कॉनिफर्स रीजन होते हैं, वहां पर क्या होता है, हाई रेनफॉल होती है, कोल्ड हाई रेनफॉल हो रहा तो वो क्या होगा, कोल्ड रीजन होगा। ठीक है, फिर लॉन्ग विंटर शॉर्ट समर, वहां पर क्या होता है, बहुत ही मतलब पूरे एनुअल, अगर हम एनुअल की बात करें तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समय तक वहां पर बारिश होती है और ठंडा मौसम रहता है, और बहुत ही कम टाइम के लिए आपका समर सीजन होता है, मतलब कि गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, फिर देखिए वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन कॉनिफर्स। तो मोस्टली क्या है, विंटर सीजन है तो फिर क्या होगा, वेजिटेशन होगा। ठीक है, और मतलब कि जो ग्रीन एरिया है, जैसे कि मतलब पूरा जो कॉनिफर्स का एरिया होगा वो क्या होगा, पूरा ग्रीन होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ही जो हाई रेनफॉल हो रही है, तो क्या होगा, जो वेजिटेशन का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा एरिया होगा। ठीक है, उसका। ठीक है, फिर देखिए आर्कटिक की बात करें तो कंसर्निंग नॉर्थ, जो नॉर्थ एरिया होता है तो वहां पर वो क्या है, आर्कटिक का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, आर्कटिक का। ओके, फिर देखते हैं अल्पाइन की बात करें तो पार्ट ऑफ माउंटेन अबव द ट्री लाइन बट बिलो परमानेंट शो। फिर देखिए तो जो अल्पाइन एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा माउंटेन एरिया है। ठीक है, कैसा एरिया है, माउंटेन एरिया है। और जो ट्री की अगर वैल्यू की बात करें, ट्री वैल्यू की बात करें तो वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, फिर देखिए तो ये सारे पूरे बायोम को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर, मतलब जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेजर एबायोटिक
फैक्टर, ठीक है, क्या है, बेसल एबायोटिक फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर के। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है, 100 माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है, ह्यूमन बीइंग में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, 100 माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 100 ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंगो ट्री डू नॉट फाउंड कनाडा एंड जर्मनी। तो जो कनाडा और जर्मनी का जो एरिया है वहां पर क्या होता है, आप मैंगो ट्री को नहीं ग्रो करा सकते, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का वहां पर इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्नो लाइपर्ड आर नॉट फाउंड केरला फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि मतलब जो केरला फॉरेस्ट वहां पर जो स्नो लाइपर्ड होते हैं वहां पर वो वहां पर नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि स्नो लाइपर्ड क्या होगा, उनको स्नो चाहिए, ठीक है। तो जो केरला एरिया है वहां पर वो क्या है, बहुत ही गर्म एरिया है, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर जो स्नो लाइपर्ड है वो वहां पर नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज सो इफेक्ट द एंजाइम एंड थ्रू द बेसल मेटाबॉलिज्म सो फिजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, एंजाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, जो भी हमारे बॉडी एंजाइम है उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म से हमारा फिजिकल फंक्शन जो है वो चल रहा है, तो फिजिकल फंक्शन, ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फंक्शन में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, अब हम इस पूरे बॉक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट आल्सो फैक्टर। अगर हम जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस में आते हैं, बायोटिक फैक्टर में। ओके, जो नॉन लिविंग्स होते हैं तो वो किस में आते हैं, एबायोटिक फैक्टर में, ठीक है। तो अगर बायोटिक फैक्टर की बात करें तो जैसे कि हो गया कॉम्पिटिटर एंड पैथोजेंस एंड पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स, ठीक है, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट आल्सो फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो उसमें क्या आएगा, आपका टेम्परेचर आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा वाटर, देन लाइट एंड देन सॉइल, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एबायोटिक फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट जो आपके एक छोटे से पॉइंट है नोट के फॉर्म में, तो वो क्या है, एक निश, ठीक है, क्या है, निश। निश क्या होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसके आसपास का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है, ठीक है, क्या होता है, हैबिटेट। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट प्लस उसका उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन, जो भी वो फंक्शन मतलब जो भी उसका वर्क है, ठीक है, उस पूरे को मिला के आप क्या बोलेंगे, निश, ठीक है, क्या बोलेंगे, निश। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट प्लस देयर फंक्शन इज कॉल्ड एज अ निश। ओके, तो जो एबायोटिक फैक्टर की अभी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या था, टेम्परेचर, देन वाटर, देन लाइट एंड देन सॉइल, ठीक है। तो टेम्परेचर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और उसमें हम और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने नेक्स्ट हेडिंग आपकी है यूरीथर्मल, ठीक है, टेम्परेचर में ही आपकी कौन सी हेडिंग है, यूरीथर्मल। उसके बारे में बात करते हैं। तो जो यूरीथर्मल कोई भी जो मतलब जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या है, दो टाइप में डिवाइड है, पहला यूरीथर्मल और दूसरा क्या है, स्टीनोथर्मल, ठीक है। तो पहले हम यूरीथर्मल की बात करें। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range 10 to 70 degrees centigrade of temperature is called euthermal। तो जो भी मतलब जो जिनका भी टेम्परेचर जो है 10 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो इस पूरे टेम्परेचर को जो मतलब पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, वाइड रेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइड रेंज। ओके, तो इस पूरा वाइड रेंज को क्या ये जो वाइड रेंज का टेम्परेचर है ये किस में आता है, यूरीथर्मल में, ठीक है, किस में आता है, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, जो पूरे यूरीथर्मल का टेम्परेचर है वो क्या है, 10 to 70 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल ले रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, 37 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, 10 to 17 डिग्री के बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग इसका एग्जाम्पल है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टीनोथर्मल की बात कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल, ठीक है। तो जो स्टीनोथर्मल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस पूरे टेम्परेचर का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, नैरो रेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, नैरो रेंज। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ही होते हैं, ठीक है, और मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल, ठीक है।
तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका टेम्परेचर यही होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल इसका बोल सकते हैं इंसेक्ट और क्रस्टेशियन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इंसेक्ट और क्रस्टेशियन। ओके, तो ये हो गए एक यूनिथर्मल के एग्जाम्पल जो कि ह्यूमन बीइंग है, और स्टीनोथर्मल का एग्जाम्पल है इंसेक्ट और क्रस्टेशियन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। फिर हम बात करेंगे कुछ जो और ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और भी जो दो पार्ट होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने टेम्परेचर की बात करी। फिर हम बात करेंगे किस तरीके से वो मतलब बॉडी को, कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, कौन से जो बॉडी ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करते हैं, उनके बारे में उस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब आप किसी भी बॉडी टेम्परेचर को जो भी ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट करते हैं और नॉट कांस्टेंट करते हैं, तो उस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। तो उस तरीके से जब डिवाइड करते हैं तो हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, किस तरीके से उन्हें क्या बोलते हैं, पाइकिलोथर्म्स, दूसरा क्या किस तरीके से, होम्योथर्म्स। ठीक है, तो दो टाइप के तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पाइकिलोथर्म्स, दूसरा क्या है, होम्योथर्मल। ठीक है, तो जो पाइकिलोथर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, या फिर हम एक्टोथर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन आ सकता है वो तीन टाइप से आ सकते हैं कि पाइकिलोथर्म्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब उसका एग्जांपल कौन सा होता है, हो सकता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कोल्ड ब्लडेड के तरीके से, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एक्टोथर्मल के तरीके से। ठीक है, तो ये आपको तीनों नाम आपको याद रखने। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, जो पाइकिलोथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, बॉडी टेम्परेचर आर नॉट कांस्टेंट, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है उस तरीके से अपने बॉडी टेम्परेचर में को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं रख पाते। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम बात करें तो उसका एग्जांपल क्या है, फ्रॉग। ठीक है, क्या है, फ्रॉग। ओके, जो कि विंटर और समर सीजन में वो चेंजमेंट करता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हाइबरनेशन हो गया और एस्टिवेशन हो गया। बॉडी टेम्परेचर में अगर हम फ्रॉग की बात करें तो क्या है, हाइबरनेशन हो गया और एस्टिवेशन हो गया। तो हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर से, जब विंटर सीजन आता है तो जो फ्रॉग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, मतलब जो स्वेल है उसके नीचे चले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। ठीक है, क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन। ठीक है, अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो वो क्या होता है, समर स्लीप। ठीक है, क्या बोलते हैं, समर स्लीप। तो अगर मतलब जब समर सीजन आता है तो क्या होता है, तब वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो जो मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है क्योंकि उनका कांस्टेंट नहीं रहता है तो इसलिए उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। फिर हम बात करेंगे होम्योथर्मल की। ठीक है, तो होम्योथर्मल जो होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एंड इंडोथर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड और इंडोथर्मल। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि बॉडी टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, होम्योथर्मल। ठीक है, या फिर वार्म ब्लडेड या फिर एंडोथर्मल। ठीक है, इसका एग्जांपल जो हम बोले, इसका एग्जांपल अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या होगा, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका टेम्परेचर, मतलब उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और मतलब वो अपनी इन्वायरमेंट के तरीके खुद को चेंज कर लेता है, ना कि अपने अंदर का टेम्परेचर को चेंज करता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, किस किस चीज में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो वो थ्री टाइप का है, जैसे कि ग्रोथ हो गया। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हो गया और कलरेशन हो गया। ठीक है, तो जो ग्रोथ है, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किसमें, ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। ओके, फिर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एंजाइम कंट्रोल बाय टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है उसी से आपका एंजाइम जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब एंजाइम को कंट्रोल होना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये होगी, ये भी हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, थर्ड क्या है, कलरेशन। ओके, जैसे कि एनिमल जो होते हैं उनकी स्किन पे क्या होता है, जब ज्यादा लाइट होती है तो क्या होता है, उनके स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, स्किन जो होती है डार्क हो जाती है। ठीक है, डार्कनेस आ जाता है स्किन पे, तो ये क्या है, कलरेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो एनिमल हैव डार्कर स्किन, ह्यूमिड एरिया एंड लाइट स्किन एंड कलर एरिया। ओके,
तो ये पूरी प्रोसेस हो गई जिससे आप टेम्परेचर का इफेक्ट इन सब चीजों में पड़ता है। पहला हो गया ग्रोथ में, दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म में, एंड तीसरा क्या हो गया कलरेशन। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट आता है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही पूछा जाता है, जैसे कि ग्लोगर्स रूल हो गया। ठीक है, क्या है ग्लोगर्स रूल, इसके बारे में बात करते हैं। इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, पिगमेंटेशन इज अ लिटिल इन कोल्डर एरिया। ठीक है, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है दैट मींस होमियोथर्मल ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग, जिनमें कि पिगमेंटेशन का इफेक्ट होता है, जैसे कि लाइट का जो होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, तो जो उनकी स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है। तो फिर क्या होता है, स्किन में प्रॉब्लम, मतलब स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है। ओके, फिर देखते हैं तो इसका रीजन क्या है, तो कॉजेस मेलाटोनिन इंक्रीजेस सो स्किन इन डार्कनेस। तो जैसे कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या मेलाटोनिन हार्मोन जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम बोले कि जो स्किन होगी वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ओके, तो ये हो गया पूरा इफेक्ट जो कि स्किन पे पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लोगर्स रूल। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसने दिया था, ग्लोगर साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इस रूल को क्या बोला गया, ग्लोगर्स रूल। ठीक है, फिर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा एबायोटिक फैक्टर में हेडिंग है वो क्या है, वाटर। ठीक है, पहला क्या होगा, टेम्परेचर, तो उसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर की। तो वाटर जो होता है, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इट्स अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। तो जो भी हमारी अर्थ में जो लाइफ है वो किसके प्रेजेंस में मतलब है, तो वाटर के प्रेजेंस। ठीक है, अगर आपका वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, लाइफ जो होगी, मतलब इसके विदाउट वाटर के लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हमने यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल में टेम्परेचर के फॉर्म में डिवाइड किया, ऐसे ही हम वाटर के फॉर्म में इन्हें डिवाइड करते हैं। तो जब हम वाटर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यूरी हैलाइन और स्टेनोहैलाइन। ठीक है, तो हम यूरी हैलाइन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिटी। तो जो उनके सॉलिडिटी का जो रेंज है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जब सॉलिडिटी का जो रेंज है वो जब ज्यादा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, यूरी हैलाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरी हैलाइन। ओके, अब हम इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो कॉमन मॉली एक एग्जांपल है एज अ फिश। तो वो जहाँ पर रहती है तो वो सॉलिडिटी, वहां की जो वाटर है उसकी सॉलिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, उसका रेंज जो होता है सॉलिडिटी का वो ज्यादा होता है वाटर का। ठीक है, तो इस टाइप की फिशेस को क्या बोलते हैं, यूरी अलाइन फिशेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरी अलाइन फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टीनोहैलाइन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सॉलिडिटी। तो वो उनका जो वाटर होता है, वाटर की जो सॉलिडिटी होती है वो कैसी होती है, नैरो होती है, मतलब बहुत ही कम सॉलिडिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनके वाटर में। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल है गोल्ड फिश। ठीक है, क्या है, गोल्ड फिश। जो गोल्ड फिश होती है तो वो नैरो रेंज ऑफ वाटर में, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी के वाटर में रहती है। ठीक है, तो इस टाइप की फिशेस को क्या बोलते हैं, स्टीनोहैलाइन फिशेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीनोहैलाइन फिशेस। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 97% ऑफ अर्थ वाटर इज सॉलिडिटी। तो अगर हम पूरे अर्थ में जितना भी वाटर है तो वो कितना है, 97%। ठीक है, कितना है, 97%। तो 97% जो अर्थ का जो एरिया है वो पूरा क्या है, वाटरली एरिया है। ठीक है, क्या है, वाटरली एरिया। ठीक है, जहां पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, वो 3% ऑफ अर्थ वाटर इज लॉक्ड अपॉन द पोलर आइस कैप। जो अर्थ का जो 3% है, अर्थ में जो 3% है वो कैसा है, वो पोलर आइस कैप, जो मतलब पोलर आइस कैप जो है जहाँ पर पोलर रीजन जैसे हैं, तो वो कितना है, पूरा 3% एरिया है। ठीक है, क्या है, 3% एरिया अर्थ का कवर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 85% ऑफ फ्रोजन फ्रेश वाटर इन द आर्कटिक इज आइस कैप। तो जो आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन है वो क्या है, वहां पर जो फ्रेश वाटर का एरिया है वो कितना है, 85% है। ठीक है, क्या है, 85% है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करें 15% ऑफ फ्रोजन फ्रेश वाटर इन द नॉर्दर्न प्लेस आइस कैप एंड ग्लेशियर। तो जहां पर आपका ग्लेशियर्स वगैरह प्रेजेंट है या फिर ग्लेशियर या फिर पोलर आइस कैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ नॉर्दर्न एरिया में मोस्टली प्रेजेंट है। तो वो कितना है, वहां पर जो फ्रेश वाटर का एरिया है तो वो कितना है 15% है, ठीक है। क्या है 15% है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया वाटर का, मतलब जो भी पॉइंट है वो वाटर के पॉइंट हो गए, ठीक है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया ये बायोटिक फैक्टर के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हम लाइट के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, और उस कमेंट को हम मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।